हो रहा है ना रिकॉर्ड। पासवर्ड हो कूल। स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन। तो अच्छा, किसी को यहाँ पे हिंदी में प्रॉब्लम है क्या? डू आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश? यस, ओनली हिंदी काफ़ी है, ये बता दो। नो, यस हिंदी। अरे किसी को इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश लिख दो बस, बाकी हाँ, बस ये हिंदी। लिखो। डज एनीवन वांट इंग्लिश? डज एनीबॉडी हैव अ प्रॉब्लम इन हिंदी? होता तो अब तक ठीक नहीं होता भाई, सही सही है। अरे मस्त है भाई, हिंदी में सही समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल तुम लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में समझा, बिटकॉइन के बारे में समझा। तो बिटकॉइन वाज द फर्स्ट, बेसिकली ब्लॉकचेन, जो ब्लॉकचेन का इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट बिटकॉइन के फॉर्म में हमने देखा था। फिर एक मतलब ओके, उसके बाद भी ठीक है, ढेर सारे इम्प्लीमेंटेशंस रहे होंगे। बट जो एक मेजर, जो नेक्स्ट माइलस्टोन कह सकते हैं, वो इथीरियम के थ्रू आया था। तो इथीरियम इज अ जनरेशन टू ब्लॉकचेन। बिटकॉइन वाज जनरेशन वन, इथीरियम इज जनरेशन टू। तो व्हाट इथीरियम इज अ डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, या उसका ऑफिशियल डेफिनेशन, ऑफिशियल उसका जो वाइट पेपर है उसमें ने लिखा वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन। तो इसका क्या मतलब है? जैसे बिटकॉइन ने, ऐसा कह सकते हो कि डी मनी को डिसेंट्रलाइज करने का एम किया, तो इथेरियम क्या कह रहा है कि सिर्फ मनी डिसेंट्रलाइज नहीं करना है हमको। जितनी भी एप्स हैं, जितने भी पॉसिबल प्रोग्राम्स हैं, हम सारा कोड डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। that such that not only money but all the financial applications, not only finance related other applications, they can also be decentralized. So you can think of it like a laptop, but instead of a single device, like you have an app, it's running on your device, it is simultaneously being run by thousands of machines around the world, राइट? जैसे हमने बिटकॉइन के बारे में तुमने सीखा था कि डिफरेंट डिफरेंट ढेर सारी नोड्स हैं, और पूरे पूरे वर्ल्ड में ढेर सारी नोड्स वो सारे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रही हैं। वैसे ही पूरे इथीरियम में क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड की सारी नोड्स वो सारे प्रोग्राम्स को वेरीफाई कर रही हैं। तुमने कोई फंक्शन रन किया, तो वो सारी नोड्स वो फंक्शन रन कर रही हैं और वेरीफाई कर रही हैं कि हाँ, ये सही आउटपुट है। तो ये हो गया तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स। इंस्टेड ऑफ एक सर्वर रन कर रहा है तुम्हारा प्रोग्राम, मिलियंस ऑफ नोड्स तुम्हारा प्रोग्राम रन कर रही हैं। अब इसके ऑफ कोर्स तुम सोच सकते हो कितने फायदे हैं कि दीज एप्लीकेशंस कैनॉट बी शट डाउन, दे कैनॉट बी सेंसर्ड। So this is the gist of what Ethereum is. समझ में आया ना तुमको कि क्या है? इसको थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं, चुप मत बैठे रहना, कुछ भी बोल रहा हूँ चैट में बोल देना, मेरे को दिख रही है चैट। मतलब कूल। समझ में आया ना कि इथेरियम क्या है? आगे ठीक है। आगे। अब आते हैं इथेरियम वर्सेस ईथर पे। तो ये एक मेजर कंफ्यूजन है लोगों में कि इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। नहीं, इथेरियम जो हम भी, वो मैंने नेटवर्क के बारे में समझाया, वो उस प्रोटोकॉल को, उस नेटवर्क को इथेरियम बोलते हैं। बट जो क्रिप्टो करेंसी है, जो पावर करती है उस नेटवर्क को, दैट इज कॉल्ड ईथर। जो ईटीएच तुमने सुना होगा, या जो तुमने जिसका प्राइस सुना होगा, कितना, शायद 3 लाख है प्राइस, है कितना प्राइस है मुझे याद नहीं। तो वो ईथर का प्राइस है। तो इथेरियम वो पूरा नेटवर्क का, इथेरियम वो पूरा नेटवर्क है। और उसमें जो मेन क्रिप्टो करेंसी है, जो मेन माइनिंग करने से, जो तुमने कल सीखा था ना कि बिटकॉइन माइन होता है, वैसे ही जो इथेरियम तुम इथेरियम नेटवर्क में माइन करते हो तो तुमको ईथर मिलता है, ईटीएच मिलता है। तुम ट्रांजैक्शन फीस पे करते हो तो वो तुम ईथर में कर रहे हो। तो नेटवर्क का नाम इथेरियम है, प्रोटोकॉल और जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम ईथर है। ठीक है। हाँ, 2.5 लाख का है। तो हाउ डज इथेरियम वर्क, इस पे आता है। ये मेरा मेन्यू दिख रहा है क्या नीचे? हाँ हाँ, दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? हम्म। तो हाउ डज इथेरियम वर्क, इस पे आते हैं अब। तो जो बिटकॉइन की वर्किंग थी उससे, जो उसका पूरा बेस है वो पूरा सेम है, क्योंकि ओके, ब्लॉकचेन ही है, तो वो पूरा सेम रहेगा। बट थोड़े डिफरेंसेस हैं। तो इथेरियम को एज अ स्टेट मशीन कहा जाता है,
कि वो हर पॉइंट पे एक स्टेट मेंटेन करती है कि कोई भी इथीरियम का अकाउंट है, उसके पास कितना पैसा है, बेसिकली कितना उस पे कॉइन्स हैं, कितने टोकन्स हैं, उस पे कितना ईथर है, कितना जो बैलेंस है। वैसे ही इथीरियम में हम आगे अभी मैं और समझाऊंगा, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या बैलेंसेस हैं, उनका भी फिर वेरिएबल्स होते हैं, उनके भी स्टेट होते हैं। तो इथीरियम ये स्टेट मेंटेन करता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये स्टेट कैसी दिख रही है। इथीरियम का पूरा एक स्नैपशॉट कह सकते हो तुम एक। तो जो फोटो में जैसे दिख रहा है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो स्टेट अपडेट हो गई, है ना। और ये, और बाकी तुम और इन डेप्थ जाओगे तो जस्ट लाइक बिटकॉइन, सेम वही ब्लॉकचेन वाला सिस्टम है कि ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड थ्रू देयर हैशेस, और जो ट्रांजैक्शंस हैं, बेसिकली ट्रांजैक्शंस का लिस्ट मेंटेन होता है, वो लिस्ट फिर एक मर्कल ट्री में अरेंज होता है। ये सब काफ़ी इन डेप्थ हो जाता है तो मैं उसमें घुस नहीं रहा। और वो फिर मर्कल ट्री का रूट भी यूज़ होता है वो हैश जनरेट करने में, और फिर जो लिंकिंग जो होती है ब्लॉक्स की। तो जस्ट सेम एज बिटकॉइन, सेम वे इथीरियम में भी ब्लॉक्स रहते हैं, राइट। तो इसमें हमको उतना इन डेप्थ जाने की कोशिश जरूरत नहीं है, तुम कल वाला देख लेना, जैसे ब्लॉकचेन काम करता है एग्जैक्टली सेम ही है, बस थोड़ी चीजें उसमें एडेड होती हैं। अब हम आते हैं मोर इथीरियम कॉन्सेप्ट्स पे, कि इथीरियम का एक तो मेन गैस वाला है, और उसके बाद उसके यूज केसेस पाएंगे। तो बेसिकली गैस रिफर्स टू द यूनिट that measures the amount of computational effort required to execute operations on ethereum। तो इसका क्या मतलब है कि तुम कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो नेटवर्क पे, कि मेरे को, जैसे मैंने बोला ना कि हमने बोला था कि एप्स डिसेंट्रलाइज कर रहा है, तुम कोई फंक्शन रन कर रहे हो तो वो सारे के सारे नोड्स वो फंक्शन रन कर रहे हैं। तो एक फंक्शन रन करने में कितना कंप्यूटेशनल एफर्ट लगेगा इस नोड को, उसका एक मेजर होता है, दैट इज कॉल्ड गैस। ठीक है, और वो जितना ज्यादा एफर्ट है, अकॉर्डिंगली तुमको पे करना पड़ेगा नेटवर्क को। क्योंकि अब किसी ने कोई फंक्शन बोला कि ये इन्फिनाइट लूप है, अब ये इथेरियम इतना गधा तो नहीं है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा इन्फिनाइट लूप चलाते रहेगा, तो तुम्हारा तो वो पूरी सारी नोड्स बंद कर दोगे, तुम इन्फिनाइट लूप चला गए। तो अगर इन्फिनाइट लूप है तो तुमसे इथेरियम मांगेगा कि मेरे को, ठीक है, तुम 100,000 इथेरियम दो, तब जाके मैं तुम्हारा ये फंक्शन चलाऊंगा। तो जितना तुम्हारा कॉम्पिटिशनल एफर्ट लगता है तुम्हारे तुम्हारे फंक्शन पे, तुम्हारे ऑपरेशन पे, दैट इज द अमाउंट ऑफ गैस इथेरियम विल आस्क यू टू पे टू एग्जीक्यूट दैट फंक्शन। ठीक है, तो ईच ट्रांजैक्शन जो तुम कर रहे हो उसमें कोई कॉम्पिटिशनल एफर्ट लगेगा। अब ये कैसा भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, कोई फंक्शन तुम रन कर रहे हो या फिर एक सिंपल तुम इथेरियम ट्रांसफर कर रहे हो, उसमें भी थोड़ा कंप्यूटेशनल एफर्ट लग रहा है, बट उसमें बहुत कम लग रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कम गैस फीस लगेगी, है ना। तो यही हर ट्रांजैक्शन में ये वाली फीस जो तुमको पे करनी होती है उसको गैस फीस बोलते हैं। और ये गैस फीस इथेरियम में ही ईथर में पे होती है, जो इथेरियम की नेटिव करेंसी है, जो हमने एक्सप्लेन किया था। बट यहाँ पे फीस का सिस्टम खत्म नहीं होता है, अब इसमें एक और लेयर है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एक बार जो एक ब्लॉक है, ठीक है, जैसे बिटकॉइन में तुमने देखा था हर 10 मिनट में एक ब्लॉक माइन हो रहा था, नेक्स्ट ब्लॉक आ रहा था, वैसे इथेरियम में ये अराउंड 15 to 20 सेकेंड्स रहता है ये टाइम। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसमें एक लिमिटेशन है कि इसमें इतने ही ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं, और वो लिमिटेशन ये गैस के थ्रू ही एग्जीक्यूट, कि गैस गैस के थ्रू ही अरेंज होती है, कि लेट्स से इस इस ब्लॉक में कुछ इतना मिलियन गैस का लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं कंप्यूटेशन इस ब्लॉक में नहीं चाहूँगा। ये इथेरियम में लिमिट सेट होती रहती है, और ये मतलब लिमिट अपडेट हो सकती है अपडेट्स के थ्रू, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक लिमिट होती है। तो बेसिकली हमने सेट कर दिया कि एक ब्लॉक में इतनी ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं, राइट। अब सपोज नेटवर्क बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, ढेर सारे यूजर्स आ गए हैं जो ढेर सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो एक मेमपूल होता है, उसमें सारे ये ट्रांजैक्शंस अरेंज्ड होते हैं, और जो माइनर्स होते हैं वो यहाँ से ट्रांजैक्शन लेते हैं और ब्लॉक में डालते हैं। अब तुम क्या चाहते हो कि ढेर सारे, लेट से 200 ट्रांजैक्शन हैं, बट नेक्स्ट ब्लॉक में सिर्फ 50 आ सकते हैं। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा नेक्स्ट ब्लॉक में ही आए, इन 200 में से तुम्हारा वो फर्स्ट 50 में चुने। तो तुम क्या करोगे, तुम एक एक्स्ट्रा टिप दोगे माइनर को। ये एक एक्स्ट्रा फीस होती है जो तुमने माइनर को दी। और फिर ओके, माइनर के तो इंटरेस्ट में है ही कि उसको ज्यादा पैसा मिले, तो माइनर क्या करेगा, तुम्हारा वाला ट्रांजैक्शन पहले ले लेगा और उसको नेक्स्ट ब्लॉक में डाल देगा। तो ये बेसिकली एक ऑक्शन सिस्टम हो जाता है फीस का।
तो एक गैस फीस तो तुमको पे करनी ही पड़नी है, जो कोई अगर कोई भी वो नहीं है, लेट से कोई भी अ, एक सेकंड, हाँ, अगर कोई भी ट्रैफिक नहीं है नेटवर्क पे, सिर्फ तुम ही ट्रांजैक्ट करो, फिर भी तुमको गैस फीस तो देनी ही देनी है। लेकिन उसके टॉप पे ढेर सारे ट्रांजैक्शंस हैं, तो तुमको वो ऑक्शन के हिसाब से एक टिप भी देनी होती है माइनर को। तो इन दोनों को मिला के जो फाइनल आता है वो तुमको ट्रांजैक्शन फी पे करनी होती है, गैस फीस प्लस टिप। ऐसे ऑक्शन सिस्टम रहता है फीस का। और इसलिए जो अगर तुम लोगों ने सुना होगा, कोई एक्टिव है कि इथीरियम में आजकल फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो फीस बहुत ज़्यादा इसलिए ही है क्योंकि अ, इतना ज़्यादा वो है, उतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, ढेर सारे यूजर्स आ गए हैं। बट इथीरियम उतना ज़्यादा स्केल नहीं कर पा रहे, तो ढेर सारे यूजर्स आ रहे हैं, ब्लॉक में उतने ही ट्रांजेक्शन आ सकते हैं ना। ढेर सारे यूजर्स आ गए, बट ब्लॉक में उतने ही ट्रांजेक्शन आएंगे, तो सब ज़्यादा ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो अब कोई तुम नया आएगा, तुम लोगों ने कल अपना इथीरियम का वॉलेट बनाया, और तुम लोग अपना ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो, तो ढेर सारे लोग ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो, तुमको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी अपना ट्रांजैक्शन करने के लिए। माइनर का मतलब क्या है? अ, ये मैंने वैसे एक्सपेक्ट किया था कि तुम लोग कल का देख के आओगे। तो माइनर बेसिकली वो बंदा है जो ब्लॉकचेन में न्यू ब्लॉक्स ऐड कर रहा है, जो जो वो होता कंप्यूटेशन का कंपटीशन रहता है कि वो बंदा एक आदमी होगा जो जो सारे नए ट्रांजैक्शंस आएगा उसको लिसन करेगा, उनको ब्लॉक में ऐड करेगा, उसका हैश कैलकुलेट करके वो ब्लॉकचेन में ऐड करने की कोशिश करेगा वो। तो ऐसे ढेर सारे माइनर्स हैं जो सेम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, सेम माइनर्स न्यू ब्लॉक माइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ही न्यू ब्लॉक्स जनरेट होते हैं ब्लॉकचेन के। ये ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट है, ये इथेरियम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कल एक्सप्लेन किया होगा, तो कल वाला वीडियो देख लेना। इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ, एक सेकंड, पहला वाला देता हूँ, कैन वी वेट इंस्टेड ऑफ पेइंग हाई फी? यस। और बहुत लोग ये करते हैं कि अगर लेट से करंट फी, लेट से कुछ $5 पे करनी पड़ रही है, तो $5 पे करनी पड़ रही है कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में आ जाए। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ $3 या मैं सिर्फ $4 लूंगा, और मैं वेट कर लूंगा 5 मिनट, 10 मिनट, कभी कभी 10 घंटे भी, ऐसा भी करते हैं लोग वेट। तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुमने $0 डाल दिया और फिर मैं कहूँ कि मैं 10 दिन वेट कर लूंगा, वो यूजली फिर ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाता है और मेमपूल से बाहर चला जाता है। वो थोड़ा अलग सिस्टम है। बट हाँ, ऐसा तुम कर सकते हो, थोड़ा कम पे करके ज़्यादा वेट कर लो। If we increase number of miners, does that mean the cost of transaction will go down? न- नहीं, क्योंकि माइनर्स इंक्रीज करने से ब्लॉक में ये थोड़ी इंक्रीज हो रहा है कि तुम कितने ट्रांजैक्शंस डाल सकते हो। वो ऑक्शन तो स्टिल रह ही रहा है ना, कंपटीशन उतना ही है। कंपटीशन यूजर्स के बिटवीन है, माइनर्स के बिटवीन नहीं है। ठीक है। और कोई डाउट इस टॉपिक में? ये गैस और गैस फीस समझ में आ गया था। आ गया आई गेस। हम्म। ठीक है। अब आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे, जो मेन बेसिकली सेलिंग पॉइंट था, जो इथेरियम ने काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस किया ब्लॉकचेन में। ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से बात हो रही थी, लेकिन फाइनली फुल फ्लेज फॉर्म में इथेरियम ने लाया था। अ, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन इथेरियम। जो हम सारे वो प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे ना, कि जो एप्स को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, वो एप्स बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं। और दैट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ कोड एंड डेटा, उसकी एक स्टेट होती है, दैट रिसाइड एट अ स्पेसिफिक एड्रेस ऑन इथेरियम। तुम एक कोड लिखोगे, वो कोड वैसे तो सॉलिडिटी लैंग्वेज है, बट और एक दो और वर्क हो रही है, जैसे वाइपर वगैरह भी हैं। तो मेन जैसे सॉलिडिटी लैंग्वेज में तुम कोड लिखोगे और वो तुम पब्लिश कर दोगे इथेरियम नेटवर्क पे। फिर जैसे एक तुम्हारा एड्रेस होता है एक यूजर अकाउंट का, वैसे ही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी एड्रेस होता है। और फिर उस एड्रेस से तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, उसके फंक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हो जो तुमने कोड में लिखे थे। तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो फंक्शन से इंटरेक्शन प्लस उसका एक स्टेट होता है जो वो मेंटेन करता है। जो तुम बेसिकली इंटरेक्शन कर रहे हो, तो उससे वो स्टेट अपडेट होता है। दिस इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। दे कैन हैव डिफरेंट बैलेंसेस ऑफ टोकन्स, जैसे यूजर्स के पास इथीरियम है या कोई टोकन है, वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होल्ड कर सकते हैं।
लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई यूजर कंट्रोल नहीं करता है। एक बार जब वो डिप्लॉय हो गया वो हो गया, उसके बाद वो एज प्रोग्राम्ड वैसे ही रन करेगा, ठीक है। उसका कोई ओनर नहीं है। वो एक बार डिप्लॉय हो चुका है, हो चुका है। उसमें बग्स हैं तो बग्स हैं, वो अपडेट नहीं होता है। ऑल्दो थोड़े मेथड्स हैं उसको सरकमवेंट करने के, लोग थोड़ा प्रॉक्सी प्रोग्रामिंग उसको बोलते हैं, वो रेलेवेंट नहीं है। बट एज थ्योरी तुम यही समझो कि उसका कोई ओनर नहीं है, वो कुछ चेंज नहीं हो सकता। जो प्रोग्राम्ड है वो प्रोग्राम्ड है, वैसे ही रन करेगा। यूजर्स आएंगे, उसके फंक्शंस एग्जीक्यूट करेंगे, जो कोड है एग्जैक्ट वही रन होगा। उस कोड में कितना कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है उतना गैस फीस तुमको पे करनी पड़ेगी। और ये जस्ट लाइक रेगुलर ट्रांजैक्शंस, ये इरिवर्सिबल है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लॉक्स में डिफरेंस क्या है, ये क्या क्वेश्चन हुआ। um बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यार। देखो, ये ये है बेसिकली एक ब्लॉकचेन, ठीक है। ढेर सारे ब्लॉक्स अरेंज्ड हैं, और ये जो बॉडी दिख रही है तुमको, हेड, हर ब्लॉक का हेड और बॉडी दिख रहा है ना, तो बॉडी में एक लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो इन ब्लॉक्स में अरेंज्ड हैं, ठीक है। और जो और बॉडी है उसमें ही वो ट्रांजैक्शंस भी अरेंज्ड हैं, और वो स्टेट जो बार बार अपडेट हो रही है वो स्टेट भी वो बॉडी में स्टोर्ड है, ठीक है। ब्लॉक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। ब्लॉकचेन इज कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, उस ब्लॉक्स में जो डेटा है उसमें सम पार्ट ऑफ दैट डेटा में बी सम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ आया? जैसे इन ब्लॉक्स में स्टोर्ड होगा कि इस आदमी के पास इतना ईथर है, इस आदमी के पास इतना ईथर है, वैसे ही उसमें फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी डेटा होगा कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इतना ईथर है, उस इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ये फंक्शंस है। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। अब एक थोड़ा सा, मैं यहाँ पे सॉलिडिटी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है। वो सॉलिडिटी सीखने वाला पार्ट बाद में करेंगे। ये एक सिंपल एग्जांपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो लाइन 6 तुम देख सकते हो, एक मैप है जैसे तुम्हारा सी प्लस प्लस में मैप होता है, वो मैप कर रहा है एड्रेस टू इंटीजर। लाइन 10 पे एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर नॉर्मल जैसे तुम्हारा प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर होता है कि जब फर्स्ट प्रोग्राम रन्स कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, वैसे ही एक फंक्शन है जो तुम्हारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वो मैप पे 100 वैल्यू सेट कर रहा है, ठीक है। और जो 15th लाइन पे एक और फंक्शन है जो एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है कि वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, दैट इज अमाउंट। और ये एक पेएबल फंक्शन है, मतलब तुम इथेरियम नेटवर्क पे इस फंक्शन को पे कर सकते हो। दैट इज द बेसिकली जिस्ट ऑफ वेब 3 ना, कि ये तुम्हारे जो ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्स हैं इनमें डायरेक्टली ये सब क्रिप्टो करेंसीज कनेक्टेड हैं, तुम डायरेक्टली फंक्शन को पे कर रहे हो, ठीक है। और फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है, ज़्यादा कोड में नहीं घुसते हैं, बेसिकली ये कह रहा है कि तुम मेरे को एक ईथर दो, तो मैं तुम्हारा उस मैप पे 1 वैल्यू अपडेट कर दूंगा। बेसिकली तुम, मतलब, ठीक है, कोड जो भी कह रहा है बेसिकली वो कह रहा है तुम कपकेक्स बाय कर रहे हो, मेरे पास 100 कपकेक है, तुम मेरे को एक कपकेक के बदले एक ईथर दो, तो मैं तुमको एक कपकेक दूंगा बेसिकली। तो बेसिकली यही लिखा है। 16th लाइन इज कि मोर देन 1 ईथर होना चाहिए, जितना तुमको बाय करना है उतने ईथर होना चाहिए। 17th लाइन इज कि जितने तुम बाय करना चाह रहे हो उतने मेरे पास ईथर होने चाहिए। और फिर 18th और 19th लाइन में वो बैलेंसेस अपडेट हो रहे हैं। इसमें किसी को डाउट है कुछ भी? इस ये ठीक है, कोड का सिंटैक्स एक्सेट्रा समझ नहीं आएगा, वो बाद में हम जब कोडिंग सिखाएंगे तब बताएंगे। बट ये बस मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखते हैं कि ये नेटवर्क पे कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। तो दिस इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स। इनिशियली स्टेट है, दो फंक्शंस हैं, एक कंस्ट्रक्टर एक परचेज फंक्शन, जो हमने यहाँ पे देखे दो फंक्शंस थे। और जो स्टेट है, जो वेरिएबल्स हैं, वो एक कपकेक बैलेंसेस का मैप है, जो बेसिकली एक जो इनिशियल एड्रेस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उस पर 100 सेट कर दिया। अब कोई एक यूजर आता है, एक यूजर आता है, वो एक ट्रांजैक्शन करता है। वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी मैंने लिख दी हैं कि फ्रॉम जो यूजर है टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वो भेज रहा है वो ट्रांजैक्शन। और जो डेटा है वो बेसिकली क्या कह रहा है कि परचेज 9। तो जो परचेज फंक्शन था यहाँ पे हमने देखा था, परचेज जो फंक्शन है उसमें उसने पैरामीटर 9 दिया है कि मेरे को 9 कपकेक्स खरीदने हैं।
और वैल्यू 9 ETH है उस ट्रांजैक्शन की, कि मतलब वो यूजर ने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को 9 ETH भेजा है। ठीक है, 9 ETH भेजा है, और उसने साथ में फीस भी पे करी है, जो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने की गैस फीस है। बेसिकली ये जो सारा कंपटीशन, ये जो 4 लाइन का कंपटीशन हो रहा है, जो भी कंपटीशन होगा उसके लिए गैस फीस जो पे हुई है वो है, और इंक्लूडिंग जो वट एवर टिप। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन होने के बाद तुम अपडेटेड स्टेट देख सकते हो राइट साइड में, कि ठीक है फंक्शंस तो एज इट इज है, बट अब स्टेट अपडेट हो चुका है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास 91 कपकेक्स हैं अब, और जो यूजर था उसके पास 9 कपकेक्स हैं। तो ये वेरिएबल अपडेट हो गया, स्टेट अपडेट हो गई है। तो अब ये इसमें कुछ डाउट है किसी को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम किया, कैसे काम करता है, ये अब होपफुली तुम लोग को समझ आ जाना चाहिए। ये पूरे प्रोसेस में कोई डाउट है तो बोलो। नो डाउट्स। ये तुमको अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि इथेरियम में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। अगर आगे तुम, हम डीफाई, एनएफटीज, जो भी तुम बात करोगे सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही होता है। कोई भी ऐप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी एनएफटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एवरीथिंग इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम डैप्स पे। जो डैप्स तुमने नाम सुना होगा, डिसेंट्रलाइज एप्स जो बोलते हैं। ट्रांजैक्शन फीस रिसीव कौन करता है अगर ये डिसेंट्रलाइज है? माइनर रिसीव करता है। जो भी माइनर माइन किया वो ब्लॉक, जो माइनर्स का तुमने कल सीखा होगा, माइनर्स रेस लगाते हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, वो रेस लगा रहे हैं कि नेक्स्ट ब्लॉक मैं पब्लिश करूंगा, उनको वो रिवॉर्ड मिलता है। तो ब्लॉक रिवॉर्ड के साथ उनको ट्रांजैक्शन फीस भी मिलती है। तो ये फीस अरेंज होती रहती है, कि जिस भी माइनर ने ब्लॉक माइन किया उसको मिलेगी। अब इथेरियम में लेटेस्ट अपडेट जो है EIP 1559, उसमें थोड़ा चेंज आया है कि थोड़ी फीस बर्न होती है और थोड़ी फीस माइनर को मिलती है। बट उतना तुमको अभी जानने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि माइनर को मिलती है ट्रांजैक्शन फीस। इसलिए तो यही तो मैंने समझाया था कि यहाँ पे देखो, कि माइनर को ही वो फीस जा रही है, इसलिए माइनर कह रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन में ज्यादा फीस उसको मिल रही है, वो वाला ट्रांजैक्शन वो पहले माइन करेगा। इसलिए ये ऑप्शन स्टाइल सिस्टम है, कि जिसको ट्रांजैक्शन पहले चाहिए वो ज्यादा फीस पे कर रहा है। तो क्योंकि माइनर के वो इंटरेस्ट में है कि उसको ज्यादा फीस वाला ट्रांजैक्शन पहले चाहिए, तो ये फीस माइनर को जा रही है। ठीक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं जा रही है, इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड है। अब आते हैं डैप्स पे। डैप इज अ डिसेंट्रलाइज ऐप, जो जिसका बैकएंड होगा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम नेटवर्क पे, कोई भी, चलो किसी भी नेटवर्क पे हो सकता है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट करता है। और उसका फ्रंट एंड होगा कोई भी एक यूजर इंटरफेस, जो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इथेरियम पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन है, वो एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट है, किसी ने डिप्लॉय कर दिया कोई भी जाके उसको यूज कर सकता है, उसका यूटिलाइज कर सकता है। तो जस्ट लाइक कोई भी अगर नेट पे फ्री एपीआई, ओपन एपीआई अवेलेबल है, उसी की तरह एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो कोई भी आके उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फ्रंट एंड बना सकता है। वो तुम HTML CSS से रिएक्ट यूज करके, जो तुमने फ्रंट एंड में सीखा था WebD में, उसी को फिर एक लाइब्रेरी यूज करके तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस पूरे कलेक्शन को हम एक डैप बोल देते हैं, जिसका बैकएंड कोड एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड है, सिंस इट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इथेरियम। और उसका फ्रंट एंड बेसिकली इंटरफेस है जो उससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एज यू कैन अंडरस्टैंड। कोई डाउन टाइम नहीं होगा, जैसे कभी गूगल डाउन हो जाता है, जैसे अविरल तुम्हारा कभी डाउन हो जाता है, ऐसा कभी डाउन नहीं होगा कोई डैप, क्योंकि इट इज बीइंग रन बाय लाइक थाउजेंड्स ऑफ नोड्स दैट रन इथेरियम, राइट? तो तुम कोई ना कोई नोड हमेशा रनिंग होगी। तो कभी डाउन टाइम नहीं होगा। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा लाइव होगा, हमेशा इंटरेक्टेबल होगा। फिर रेजिस्टेंस टू सेंसरशिप नहीं है। जैसे, तो ऑब्वियस बात है, जैसे किसी को तुम ब्लॉक नहीं कर सकते कि ठीक है अब यू कांट यूज दिस,
कि जैसे अभी रशिया में हो रहा है, कि जैसे गूगल ने क्या किया कि रशियन लोगों के लिए अपने कुछ कुछ सर्विसेज ब्लॉक कर दी। तो इथीरियम पे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई ओनर नहीं है, कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है, कोई लोकेशन का वैसे उसमें कोई कनेक्शन भी नहीं है, कोई भी आ सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, तो कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है। और ओके, मैंने यूजर साइड से बता दिया, बट एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइड से भी है कि जैसे तुम अपना कोई सर्वर पे तुमने साइट डिप्लॉय करी, तुमने लेट से AWS पे अप्लाई सब वो करिए, डिप्लॉय करिए, बट अमेजोन को तुम्हारा जो वो है, अमेजोन को तुम्हारी वेबसाइट है उसको पसंद नहीं है, अमेजोन तुम्हारी साइट हटा देगा AWS सर्वर से। बट ऐसा इथीरियम में कोई नहीं कर सकता, इथीरियम का कोई ओनर नहीं है, तुम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करो, कोई उसको सेंसर नहीं कर सकता है, तुम्हारा वो डिप्लॉय होएगा ही होएगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई ओनर नहीं है। ठीक है। फिर कंप्लीट डेटा इंटीग्रिटी है, ऑब्वियसली ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, जैसा हमने डिस्कस किया, तो कोई भी मेलिशियस एक्टर कोई डेटा चेंज नहीं कर सकता है, ट्रांजैक्शन फॉर्ज नहीं कर सकता है। अ, ठीक है। फिर ट्रस्टलेस कंप्यूटेशन है, वेरीफाइल बिहेवियर है, बेसिकली जो हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो भी फंक्शन तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो ढेर सारी नोड्स रन कर रही हैं, तो हर नोड वेरीफाई कर रही है कि हाँ यही आउटपुट आएगा, यही आउटपुट आएगा, और इसलिए वो ट्रस्टलेस है, तुम किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जो ट्रेडिशनल मॉडल में ट्रू नहीं है। तुम कोई ऑनलाइन बैंकिंग में तुम SBI की साइट पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तुम होप कर रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनके वो तुम्हारा मिसयूज नहीं करेंगे, कोई वो टैम्पर नहीं करेंगे। अब SBI चाहे तो कभी भी तुम्हारा बैलेंस चेंज कर सकता है, तुम कुछ नहीं कर सकते उसको लेकर। ठीक है। तुम ठीक है, कोर्ट जाके तुम पूरा प्रोसीजर करोगे, बट SBI के पास वो पूरा एक्सेस है ये सब करने के लिए। जीरो टाइम टाइम का थर्ड लाइन का मतलब कैनॉट लॉन्च डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। तुमने डीडोस अटैक का नाम सुना है? डीडोस अटैक बेसिकली क्या होता है कि जैसे अ, कोई एक छोटी सी साइट है जिसमें जो ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकती, लेट से, या फिर कोई ज़्यादा सिक्योर साइट नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उसको स्पैम करते हैं, उस साइट को, उस साइट को स्पैम कर दिया, इतने सारे रिक्वेस्ट भेज दिए कि वो ओवरलोड हो जाए, वो मशीन लेट से जो भी सर्वर है वो बंद हो जाए, फिर वो एक्सेसिबल नहीं है ना। तो ये एक टाइप का अटैक हो गया। तो बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में ये होता है कि जो सर्वर है उसको अनअवेलेबल कर दो, कोई ना यूज कर पाए उसको, ऐसा तुम स्पैम कर दो या तुम कोई वायरस वो कर दो, तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। तो इथेरियम पे तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, इतने मिलियंस ऑफ नोड्स हैं, इतना अगर तुम इस लेवल का डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करना चाह रहे हो कि तुम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो उसमें फिर तुमको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स भी खर्च करने पड़ेंगे वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए ना, क्योंकि तुम फिर कंप्यूटेशन करवा रहे हो, तुम गैस फीस इनकर करोगे। तो इसलिए इस टाइप के अटैक्स इथेरियम पे नहीं हो सकते। ये मतलब है लास्ट लाइन का। उससे स्पैमर का क्या बेनिफिट? कुछ भी बेनिफिट हो सकता है यार। अब रशियन हैकर्स यूक्रेन की साइट को हैक कर रहे हैं, तो उसमें क्या बेनिफिट है, खुद सोचो। कुछ भी मोटिव हो स्पैमर का, वो तो इररिलेवेंट है। ठीक है, ड्रॉबैक्स पे आते हैं। ऑफ कोर्स इतने बेनिफिट्स हैं तो ड्रॉबैक्स भी एक्सपेक्ट करो। तो मेंटेनेंस का एक ड्रॉबैक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे कोई ओनर नहीं है और वो फाइनलाइज्ड है, तुमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपलोड कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया है, तो अब वो डिप्लॉयड है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास उसका कोई एक्सेस नहीं है, तुम ओनर नहीं हो। तो अब तुमको कोई उसमें बग मिलता है, तो तुम वो बग फिक्स नहीं कर सकते ना, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है, तुम ओनर नहीं हो। तो इसलिए तुम कोड मेंटेन करना एक्सेट्रा बहुत टफ होता है। ऑल्दो आजकल थोड़े, मैं बता रहा हूँ, बता सरकमवेंट किया है लोगों ने इसको समहाउ, बट ऑन इन थ्योरी ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, तो ये सारे बग, सिक्योरिटी रिस्क, ये सब पहले से बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करके ही डिप्लॉय करना पड़ता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क कंजेशन। वही कि टू मैनी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज तुम यूज़ कर रहे हो, और ढेर सारे तुम्हारे पास यूजर्स आ चुके हैं, तो नेटवर्क बहुत ज़्यादा क्लॉग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फीस लगेगी, और बहुत ज़्यादा स्लो, स्लो तो नहीं कह सकते, ठीक है, वो तो उतने ही ब्लॉक्स बन रहे हैं। और जैसा मैंने बताया था कि जो भी तुम वो कर रहे हो, जितना तुम्हारा फंक्शन कंप्यूटेशन ले रहा है, उतना तुम्हारा यूजर पे करेगा गैस फीस। तो तुमने जब कोड लिखा, तुमको मेक श्योर करना है कि तुम एफिशिएंट कोड लिख रहे हो कि गैस फीस सबसे कम हो।
तुमने कुछ घटिया सा बहुत ही ओ ऑफ एन टू द पावर 4 के उसका कॉम्प्लेक्सिटी का कोई कोड लिख दिया, तो फिर उतना ज़्यादा फिर यूज़र को पे करना पड़ेगा और फिर यूज़र तुम्हारा फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम अच्छा कोड लिख रहे हो तो यूज़र को कम पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है व्हेन यूर राइटिंग सॉलिडिटी कोड। नेक्स्ट थिंग इज यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस अभी वेब थ्री में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत ही बकवास है। मतलब अभी जो मैं एंड में डेमो दूंगा उसमें थोड़ा तुमको समझ आएगा कि कितना बेकार है। बार बार तुमको ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना है, बार बार ट्रांजैक्शन साइन करना है। स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं है। और कोई एक नया यूज़र है, लेमैन यूज़र है, उसके लिए उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत मुश्किल है। ये फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव है, और डेव पर्सपेक्टिव से भी ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं डैप्स के। अभी एंड में हम डेमो एक करेंगे डैप्स का। डिफरेंट डैप्स मैं तुमको दिखाऊंगा, यूज़ करके दिखाऊंगा, तो उसमें और समझ आएगा ये सब। नेक्स्ट आते हैं डी फाई पे। नाउ डी फाई इज अ, एक सेकेंड, हाँ, डी फाई इज अ सबसेट ऑफ डैप्स। बेसिकली डैप्स ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, राइट? कुछ कोई ऐप कुछ करना चाहिए, कुछ कोई ऐप कुछ करना चाहिए। तो उसमें जो फाइनेंशियल एप्स होती है उसको हम डीफाई में बोलते हैं। डीफाई स्टैंड्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथीरियम पे हैं, उसको डीफाई बोलते हैं। तो डीफाई में मार्केट्स आर ऑलवेज ओपन। देर आर नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज। कोई वो नहीं है जैसे इंडिया में स्टॉक्स के लिए सेबी है, एनएसई है। ये सब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज कोई नहीं है, पूरा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। कोई एक मेन सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो डिसीजन लेगी, किसी को भी ब्लॉक कर देगी, एक्सेट्रा। तो सब ओपन सिस्टम है। इस ओपन सिस्टम को हम डीफाई बोलते हैं। और जैसे, मतलब ठीक है, यू गेट द जिस्ट। ये हम तो इससे बहुत सारी चीज़ें अनेबल हो जाती हैं, जैसे लेंडिंग हो गया या एक्सचेंज ऑफ टोकन्स हो गया, तो तुम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर रहे हो, ये सब डीफाई के थ्रू इनेबल हो रहा है। बहुत सारी ऐसे डिफरेंट ऐप्स हैं जो बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर रही हैं, वो मैं दिखाऊंगा। जैसे आवे है, उस आवे में जाके तुम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। जितना तुम्हारा बैंक अकाउंट में तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा तुमको आवे में मिल सकता है फ्री में। तो ऐसी ढेर सारी डैप्स को हम डीफाई बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं टोकन्स पे। तो टोकन्स बेसिकली ERC20 स्टैंडर्ड के टोकन्स जो हैं, दोज आर कॉल्ड फंजिबल टोकन्स, विच मीन्स के ईच टोकन इज एग्जैक्टली सेम एज अनदर टोकन। जो तुम्हारा ईथर है, बिटकॉइन है, सब फंजिबल टोकन्स हैं, ठीक है? वैसे ही इथीरियम में, मतलब बाय द वे ERC20 टोकन इज जस्ट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये बस एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है ताकि डैप्स में इंटरेक्टिबिलिटी बेटर रहे, कि कोई भी कोई अपना टैब बनाएगा वो डायरेक्टली ERC20 यूज़ कर सके, ताकि टोकन्स में इंटरऑपरेबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। तो डिफरेंट टोकन्स बन सकते हैं किसी भी चीज़ के, कि कोई अपना कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल एसेट, जैसे कोई कंपनी का शेयर हो गया, या कोई फिएट करेंसी लाइक यूएसडी, जैसे यूएसडीटी है एक स्टेबल कॉइन, तुमने सुना होगा। वो एक ERC20 टोकन है इथीरियम पे, ठीक है? USDC है, वो भी ERC20 टोकन है। तो ऐसी कुछ भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी एसेट, कुछ भी पॉइंट्स, भी किसी गेम के पॉइंट्स लोग हो सकता है टोकन के थ्रू कर रहे होंगे। सो दीज आर टोकन्स। और these tokens is what is primarily used to identify assets in DeFi। DeFi में जितने भी डिफरेंट एसेट्स है, तुम एक्सचेंज कर रहे हो इथेरियम की जगह, मेरे को ये टोकन चाहिए, तो वो दैट टोकन इज एन ERC20 टोकन। और इस इन टोकन्स को बेसिकली तुम क्रिप्टो करेंसी की तरह मान सकते हो। जितने भी मार्केट में आजकल कितने 10,000 20,000 कॉइन्स होंगे क्रिप्टो मार्केट में, उसमें से प्रोबली 90% ERC20 टोकन होंगे, ठीक है? इतने सारे तुमको पता भी नहीं होंगे कि उनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती है, वो रन इथेरियम ब्लॉकचेन पे कर रहे हैं, बट दे आर अ सेपरेट टोकन, दे आर अ सेपरेट क्रिप्टो करेंसी, ठीक है? तो जो भी, आबे की स्पेलिंग क्या है? अच्छा, आवे क्या, AAVE? कहाँ पे लिखा है? लिखा नहीं है, मैंने बोला था। ठीक है, तो दीज आर ERC20 टोकन्स, बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज कह सकते हो।
ये फंजिबल होते हैं। फंजिबल मतलब वन टोकन इज सेम एज अनदर टोकन। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट देर आर एनएफटीज। करेंसी अलग अलग हैं पर उनका स्टैंडर्ड ERC20 है। यस, ये तुम इनका जैसे कोई दो तुम ERC20 टोकन्स खोलोगे, कोई दो क्रिप्टो करेंसी जो ERC20 टोकन इनको खोलोगे, उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि ये ERC20 स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। बट है वो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज, उनके यूज केसेस डिफरेंट होंगे, उनका यूज डिफरेंट जगह होंगी, वैल्यू डिफरेंट जगह होगी। बेसिकली इट एनेबल्स पीपल टू क्रिएट क्रिप्टो करेंसी विदाउट हैविंग टू क्रिएट इट्स इंटायर ब्लॉकचेन। जैसे बिटकॉइन पे सिर्फ बिटकॉइन है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे सिर्फ बिटकॉइन है। इथीरियम ब्लॉकचेन पे ढेर सारे ऐसे टोकन्स, ढेर सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है, कोई भी बना सकता है। तुम भी कल जाके अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हो इथीरियम पे। लोगों को उसके लिए नोड्स नहीं रन करने पड़ेंगे, ऑलरेडी वो इथीरियम नोड्स जो रन हो रही है उसके थ्रू वो टोकन चलेगा। दैट इज ERC20 टोकन। इथीरियम पे, हाँ, इथीरियम पे क्रिप्टो करेंसी चलाने के लिए टेम्पलेट टाइप, ऐसा कह सकते हो। अब आते हैं इसके कॉन्ट्रास्ट, कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट पे, दैट इज एनएफटीज। एनएफटी स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स। जैसे फंजिबल अभी बताया था ERC20 में कि वन टोकन है सेम इज सेम एज द अनदर। नॉन फंजिबल मतलब वन टोकन इज नॉट सेम एज एनी अदर, इट इज कम्प्लीटली यूनिक। तुम्हारे पास दो टोकन्स होंगे, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो ये ERC721 स्टैंडर्ड होता है। जैसे ERC20 था फंजिबल टोकन्स के लिए, नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए ERC721 है। और ये नॉन फंजिबल टोकन्स मतलब यूनिक ओनरशिप हो गया ना। तो दैट इज व्हाई NFTs सो पॉपुलर दीज डेज कि यू कैन यूज इट टू रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ यूनिक आइटम्स। तुम कुछ भी टोकनाइज कर दो, आर्ट हो गया, कलेक्टिबल्स हो गया, कुछ भी रियल वर्ल्ड से वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो गया, उसको तुम ब्लॉकचेन पर डाल दो और यूनिकली लोगों को बांट दो। लोग ब्लॉकचेन के थ्रू अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं उनको। इट इज़ नॉन फंजिबल, इट इज़ यूनिक। ठीक है। तो दीज आर व्हाट NFTs आर। और इनका एक्चुअली सेलिंग पॉइंट ही यही है कि इनकी ये स्केर्स हैं, ये यूनिक है। तो इनकी जो हिस्ट्री है उसी के बेसिस पे इनकी वैल्यू बनती है। जैसे नीचे जो फोटो है वो क्रिप्टो पंक्स, एक बहुत सबसे पॉपुलर NFT है, उसकी फोटो है। तो दीज आर लाइक वन ऑफ द फर्स्ट NFTs, बिग NFTs टू एग्जिस्ट। तो इनकी वैल्यू ही इसमें है कि ये इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कम्प्लीटली यूनिक है। कोई क्रिप्टो पंक आ जाके बना के नहीं कह सकता कि मैंने भी क्रिप्टो पंक बनाया है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे दिख रहा है कि ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है। दैट इज NFTs। दैट इज आई गेस एवरीथिंग डन अभी तक। जितना भी बोला उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर डेमो पे आते हैं। तुमको थोड़ा इथेरियम ब्लॉकचेन का डेमो देते हैं और फिर डैप्स का डेमो देते हैं। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ। सब समझ में आ रहा है ना? ये नो सर डाउट के लिए था या समझने के लिए था? क्लियर। कूल। हम्म। तो अब आते हैं डेमो पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ईथर स्कैन पे जाऊँगा। ईथर स्कैन क्या है? एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो तुम्हारी ये ब्लॉकचेन है, ये है ना, ये जो ब्लॉकचेन है, ये सारे ब्लॉक्स अरेंज्ड हैं। अब ये ब्लॉक्स हर नोड में पब्लिकली सबको दिख रहा है ना। तो ईथर स्कैन क्या कर रहा है, वो ब्लॉक्स तुमको अवेलेबल कर रहा है। तुम कोई भी ब्लॉक के कोई भी ट्रांजैक्शन सब जाके देख सकते हो, सारे सब कुछ ओपन ऑफ कोर्स है। तो ओपनली तुम देख सकते हो। तो इस साइट पे आके तुम देख सकते हो। इसको एक ब्लॉक एक्सप्लोरर बोलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे को दिख रहा है कि अभी लेटेस्ट ये ब्लॉक माइन हुआ है। तुम ब्लॉक नंबर से देख सकते हो कि इथेरियम पे अभी थोड़ा जूम कर देता हूँ। इथेरियम पे अभी 14 मिलियन ब्लॉक्स हैं। तो ये लेटेस्ट माइन जो ब्लॉक हुआ है 1 मिनट अगो, ये वो ब्लॉक है। उसमें 332 ट्रांजेक्शन हैं। तो मैं क्लिक कर सकता हूँ, मैं सारे ट्रांजेक्शन्स व्यू कर सकता हूँ कि जो इथेरियम के लास्ट ब्लॉक में ये सारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। ठीक है। जैसे कोई एक सैम्पल ट्रांजेक्शन खोलता हूँ मैं। ये है, कोई वो नहीं है क्या? ये है। हम्म। तो ये एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। फ्रॉम दिस एड्रेस टू दिस एड्रेस, वैल्यू 0.067 ईथर। तो ये एक सिंपल इथेरियम का ट्रांजैक्शन है कि उसने, इस बंदे ने
इस बंदे को 0.067 ईथर भेजा है, और उसके लिए उसने 0.003 ईथर, दैट इज $9 का ट्रांजैक्शन फी पे किया। ठीक है। ऐसे पब्लिकली सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट एवरी ट्रांजैक्शन इन हिस्ट्री। ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन का मेजर फायदा है, राइट? तो ये एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। अब तुम थोड़ा और किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन पे जाओ। जैसे ये है, आई गेस। हाँ, अब ये थोड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन है, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्शन हुआ है। तो फ्रॉम कोई यूजर टू, अब ये देखो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं इस पर जाऊँ, तो ये एक इथीरियम अकाउंट है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। मैं यहाँ पे जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर सकता हूँ। ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कोड है, ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल। वो जो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारा कोड अवेलेबल है। ये ढेर सारे फंक्शंस मेंशन्ड है, और कोई भी आके ये फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। मैं यहाँ पे आके ये सारे फंक्शंस हैं, कोई भी मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, राइट। तो ये फॉर एग्जांपल इस बंदे ने ये वाले कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया। उसमें उसने अगर एग्जैक्ट दिख सके तो हाँ, जैसे इनपुट डेटा यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट है। ये वाला इसने फंक्शन एग्जीक्यूट किया है। इसमें ये पैरामीटर्स दिए हैं। और बेसिकली ये क्या कर रहा था, वो टोकन स्वैप कर रहा था। इस यूएसडीसी के लिए हेक्स टोकन उसने स्वैप किया है। तो यहाँ पे मोर क्लियरली लिखा है स्वैप 3000 यूएसडीसी, 3000 डॉलर्स बेसिकली को स्वैप किया है इसने 24,000 हेक्स के लिए। तो ये एक डीफाई एप्लीकेशन है, यूनिस्वैप। यूनिस्वैप मैं तुमको दिखा दूँ, राइट? तो ये लास्ट ब्लॉक में एक ट्रांजैक्शन हुआ। ये फॉर एग्जांपल यूक्रेन क्रिप्टो डोनेशन, यूक्रेन ने रिसेंटली अपना एक एड्रेस दिया कि इस पे सब लोग डोनेट कर सकते हैं हमको क्रिप्टो। तो लोग उस पे अब फ्रीली क्रिप्टो डोनेट कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली ये तुम करोगे तो बहुत ट्रेडिशनल बैंकिंग में बहुत मुश्किल है, बहुत फीस है, बहुत रेगुलेशंस हैं। बट क्रिप्टो में डायरेक्टली उन लोगों ने बोला ये हमारा एड्रेस है, इस पे भेजो। अब उस पे ढेर सारे लोग भेज रहे हैं। अभी इस पे $2.6 मिलियन है। स्वैप करना मैं बताता हूँ। अब मैं एक डैप खोल रहा हूँ, ठीक है। हम इथेरियम यू नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इथेरियम बहुत महंगा है। मैं एक दूसरे नेटवर्क पे दिखाऊंगा, बट कम्प्लीटली सेम चीज़ है, ठीक है। अब यूनिस, जैसे मैंने बताया ना कि डिफरेंट टोकन्स हैं, जो हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टोकन्स हैं। तो जैसे एक टोकन है इथेरियम, ये WETH लिखा है, वो इथेरियम ही है। ये डिफरेंट नेटवर्क है इसलिए इसे कह रहा है। और एक ये डिफरेंट लिस्ट ऑफ टोकन्स है, राइट? तो जैसे इसमें एक टोकन है मैटिक। मैटिक मैंने चूज किया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं स्वैप कर रहा हूँ। तुम इसको स्वैप को ऐसे मान लो कि मैं लेट्स से बिटकॉइन टू इथेरियम स्वैप कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ, मतलब ठीक है, अब कुछ इसमें बिटकॉइन नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। या जैसे मैं रुपीज टू डॉलर स्वैप कर रहा हूँ। ये तुमको एग्जांपल ज़्यादा क्लियर होगा। बेसिकली मैं डिफरेंट टोकन्स में स्वैप कर रहा हूँ, राइट? बाय सेल कह सकते हो तुम इसको। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरे को 0.1 मैटिक सेल करना है, और उसके बदले तुम मेरे को कितना इथेरियम दोगे। अब ये बाय द वे एक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है, जो मैंने तुमको अभी दिखाया था ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ गया? यूनिस्वैप। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेम कॉन्ट्रैक्ट, ये सेम कॉन्ट्रैक्ट से अब मैं एक फ्रंट एंड के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ये एक डैप है, ये यूनिस्वैप खुला हुआ है। यूनिस्वैप एक डैप है जिसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये है और फ्रंट एंड ये है। तो मैं इस फ्रंट एंड को यूज़ कर रहा हूँ वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैंने बोला मुझे ये सेल करना है, मुझे ये बाय करना है। मैंने स्वैप क्लिक किया, कन्फर्म स्वैप। अब वो मेरे को मेटामास्क में ये जो ट्रांजैक्शन है, तो अब मेरे को स्वैप करना है तो ट्रांजैक्शन होगा ना, जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन पे हर चीज़ का एक ट्रांजैक्शन होता है, जैसे एक्सप्लेन किया था। तो ये ट्रांजैक्शन मेरे को अप्रूव करने कह रहा है।
ये बता रहा है कि मेरा 0.01 मैटिक यूज़ होगा। बेसिकली अगर ये इथेरियम ब्लॉकचेन होती तो इथेरियम 0.01 इथेरियम यूज़ होता। और साथ में मेरे को एस्टिमेटेड गैस फीस बता रहा है कि वो कितना कंप्यूटेशन लगेगा, कितना मेरे को माइनर को टिप करना है। वो सारी फीस यहाँ पे आ रही है कि इतना मेरे को टिप करना है टोटल। और अब मैं कंफर्म दबाऊंगा। नाउ दिस ट्रांजैक्शन विल गो थ्रू। इसको जब लाइव देखते हैं। ये स्वैप का मतलब बता दिया था ना, कि हाँ, जैसे पॉलीगन को बता दिया। मैं बता दी जो मैंने बताया ना, जैसे अ, ऐसा मान लो ना, जैसे ₹2 तुम स्वैप कर रहे हो, सिमिलरली डिफरेंट टोकन्स पे स्वैप कर रहे हो। अब वो ट्रांजैक्शन मैंने कर दिया है। ट्रांजैक्शन अभी हुआ नहीं है फॉर सम रीज़न। हाँ, तुम इथीरियम पे क्यों कर रहे हो यार, पॉलीगन पे करो मजे से। और बहुत सारे टेस्ट टोकन्स भी है, तो तुम उन्हीं उनकी चेन पे ही डिप्लॉय कर सकते हो, तो फ्री में हो जाता है। तो मैं बताऊंगा अभी वो वाला। हाँ। इथेरियम में डेट बिल्ड करने के लिए फीस लगती है और बहुत है भी। और या कोई प्रोक्योरमेंट स्मार्ट, देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुम डिप्लॉय कर रहे हो तो वो कंप्यूटेशन रिक्वायर कर रहा है, इसलिए तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करोगे तो वो डिप्लॉय करने की तुमको फीस पे करनी पड़ेगी। तो इथेरियम में अभी यही स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम है कि फीस बहुत ज़्यादा हाई है। जो इथेरियम 2.0 या फिर जो लेयर 2 है, डिफरेंट रोलअप्स हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम जब अभी डेवलपमेंट कर रहे हो, तुम इथेरियम मत यूज़ करो। जैसे मैं अभी पॉलीगन में बता रहा हूँ, वैसे ही तुम पॉलीगन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पॉलीगन में फीस बहुत चीप है। अभी मैंने ट्रांजैक्शन किया, उस ट्रांजैक्शन के लिए मैंने प्रॉब्ली $0.0001 कुछ दिया होगा फीस। पैसों में लगती है उसकी फीस बेसिकली। ट्रांजैक्शन अब तक पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वरना मैं दिखाता। अबे यार पता है, यूनिस्वैप पे मैं देख रहा हूँ यार, मेरे मतलब टोकन ही फैच नहीं कर रहा है वो। कैंसिल कर दूं क्या? वट एवर। ठीक है, तो ये एक स्वैप का एग्जांपल था। वो ट्रांजैक्शन गो थ्रू हुआ नहीं, वरना मैं दिखा देता। अब एक ऐसी एग्जांपल मैं एक और डीफाई आपको दिखाता हूँ, जैसे आवे मैं बता रहा था। मैं तो मेटामास्क तो तुमको कल बता दिया होगा ना। हाँ, आवे पे जाते हैं। ये ट्रांजैक्शन चालू हो गया। ठीक है, अब आवे क्या है? आवे एक लेंडिंग डैप है। तो बेसिकली मैं आके अपना को टोकन्स को लेंड कर सकता हूँ, अपना इथेरियम में लेंड कर सकता हूँ। और उसके बेसिस पे आवे मेरे को इंटरेस्ट देगा, जस्ट लाइक हाउ अ बैंक अकाउंट वर्क्स। ये बस मैं एक एग्जांपल डैप दिखा रहा हूँ। तो इसमें आके मैं अपना लेंड कर सकता हूँ, जैसे मेरे को मैट्रिक लेंड करना है। तो मैं आया, मैंने डिपॉजिट लिखा। मेरे को डिपॉजिट करना है 0.02 मैट्रिक। कंटिन्यू डिपॉजिट। अब ट्रांजैक्शन होएगा, ट्रांजैक्शन मेरे को साइन करना है, जैसे कल एक्सप्लेन किया होगा प्राइवेट की से साइन करना होता है ट्रांजैक्शन। एग्जैक्टली वही। ये लोन कौन दे रहा है? बेसिकली जैसे जस्ट लाइक हाउ अ बैंक वर्क्स, राइट, कि तुम पैसे दे रहे हो, उसके बेस में तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर बैंक किसी और को लोन दे रहा है और उससे इंटरेस्ट ले रहा है। वैसे ही ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है कि तुम यहाँ पे अपना पैसे दे रहे हो, वो तुमको इंटरेस्ट पे कर रहा है। तुम इसी आवे से लोन भी ले सकते हो कि मेरे को तुम 10 मैटिक दो, और उसके बेसिस पे तुम उसको बाद में इंटरेस्ट दोगे। तो एक बैंक एक सेंट्रलाइज एंटिटी है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिसेंट्रलाइज एंटिटी है जो सेम चीज कर रही है। और जस्ट बिकॉज इट्स डिसेंट्रलाइज्ड, उसको कोई अपना सेंट्रलाइज बैंक का है क्या है, बैंक ग्रेडी है, बैंक को अपना कट चाहिए। वो लोन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे देगा, तुमको बहुत कम इंटरेस्ट देगा जो तुमने सेविंग्स अकाउंट में रखा है। इथीरियम ये डिसेंट्रलाइज्ड है, बीच में कोई कट नहीं है किसी का। तो इसलिए तुमको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे। ये एक एग्जांपल है एक फ़ायदे का। ठीक है। ये मैट्रिक को क्या हो गया यार, कोई ट्रांजैक्शन जा ही नहीं रहा है।
टीवीएल टोटल वैल्यू लॉक्ड का क्या मतलब है? कहाँ लिखा है टीवीएल? टीवीएल बेसिकली ये मतलब है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितना टोटल वैल्यू इस वक्त है। मतलब जैसे मैं भी अपने टोकन अभी लेंड कर रहा हूँ, मैं 0.02 मैटर डाल रहा हूँ, वैसे ही ढेर सारे लोग अपने टोकन्स लेंड कर रहे हैं एक्सेट्रा। राइट? तो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितना टोटल अभी कितना मनी है इन्वॉल्व, उसको बोलते हैं टोटल वैल्यू लॉक्ड। कितना है सर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये है मैटिक पे 3.18% मिल रहा है। ये देख लो ना, यूएसडी पे तुमको 3% मिल रहा है इस वक्त। नहीं तो ये तो डिपॉजिट है। यूएसडीटी पे तुमको 2.8% मिल रहा है, और एसबीआई इससे कम ही देता है आई थिंक। हाँ, हम्म। बट ये बेसिकली एकदम वो है, हाँ। क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री कह सकते हो। अगर किसी ने लोन लिया और पे बैक नहीं किया तो ऐसे नहीं होता है। लोन कोई भी नहीं ले सकता है। लोन लेने के लिए कोलैटरल देना पड़ता है। तुम बैंक में भी जाओगे तो तुम बैंक से लोन लेते हो तो बैंक भी तुम्हारे कुछ पेपर्स मांगता है, राइट? कि अपने होम लोन चाहिए तो पहले घर के पेपर्स मेरे को दो, मेरे पास गिरवी रखो कि तुमने लोन नहीं दिया तो घर मेरा। तो वैसे ही इसमें भी कोलैटरल होता है कि तुमको थोड़ा उसको पहले से पे करना पड़ेगा, और उस कोलैटरल के बेसिस पे फिर तुम लोन लेते हो। तो लोन नहीं लिया और पे बैक नहीं किया तो वो तो यार वैसे भी चलो, जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसकी गलती है ना। तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? हम तो बस एग्जांपल दे रहे हैं। तुम ज़्यादा वो मत सोचो कि उसका घाटा हो रहा है। बेसिकली दिस वाज, मैं डिफरेंट डैप्स का तुमको एग्जांपल दे रहा था। और कोई डैप दिमाग में आ रही है क्या गर्वित बताने लायक? ये वही है यार, यूनिसॉफ्ट, क्विकसॉफ्ट, आवे और कौन है भाई? I have heard about Tezos. Tezos is a different blockchain. It is not a DApp. Celo भी different blockchain है आई थिंक। अरे हो गया, वो तो वो स्टार्ट करते हैं यार। हाँ, बेसिकली अब तुम लोग को ये डेमो के बाद काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंट डैप्स क्या होती हैं, क्या कैसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं। राइट? अभी अब कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब हम ये एंड कर रहे हैं। अब गर्वे तुमको सॉलिडिटी सिखाएगा कि एक डैप कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स वगैरह एग्जाम्पल डैप लिखाएगा। तो इतने में कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट? कूल। चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म। दिख रहा है यार इसके। आधा आधा दिख रहा है कुछ। अरे ये बंद क्यों नहीं हो रहा? हाँ हो गया। चल ठीक है, ठीक है। हाँ। अरे यार, यार इसका पैनल ऊपर है यार। मैं टैब चेंज कैसे करूँ? ऐसे कर लेता हूँ। अरे ये देख, मैं पॉलीगन पे है तो ये मेरा यूएसडी फैच ही नहीं कर रहा है यार वैल्यू। इधर वो मैक्स आता है ना। वो रिफ्रेश कर, कभी कभी हो जाता है। अरे रिफ्रेश अब। करने पे ठीक हो जाता है। हाँ अरे हाँ। तो ये रिमिक्स है। ये मतलब ऑनलाइन कंपाइलर टाइप से है। बेसिकली आई डोंट फॉर सॉलिडिटी। तो इसमें तुम कंपाइल और डिप्लॉय कर सकते हो डायरेक्टली इधर से। तो जिसको साथ में करना हो ना तो वो ये ओपन कर लो। remix डॉट इथेरियम डॉट और ठीक है। तो इस ये सॉलिडिटी जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर है सी प्लस प्लस और इन सब से। तो ये बेसिक कोड है। इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जो हम दूसरे टैब का बैकएंड लिखेंगे सोलिडिटी में वो उस पे चले जाएंगे। तो बेसिकली लाइक इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमको सोलिडिटी का वर्जन मेंशन करना होता है। तो इसमें जैसे लिख रखा है कि 7 से बड़ा, 0.7 से बड़ा और 9 से छोटा होना चाहिए वर्जन सॉलिडिटी का।
और फिर ये जो है, इसको बेसिकली एक, जैसे सी प्लस प्लस में क्लास होती है ना, क्लास और उसका नेम, ये बेसिकली वैसे ही है। इसके अंदर हमने ये वेरिएबल डिफाइन करा है, ये जो है, ये चीज़ ये डायरेक्ट चेन में स्टोर होता है वेरिएबल। और फिर ये दो फंक्शन है जिसमें अगर हम ये फंक्शन कॉल करेंगे और ये वेरिएबल पास करेंगे तो ये इस वाला जो वेरिएबल स्टोर्ड है चेन में उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, और रिट्रीव बेसिकली उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो एक बार इसको कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल, ग्रीन टिक आ गया तो कंपाइल हो गया। और चल इसी में कर देते हैं, डिप्लॉय भी कर देते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉय हो गया। तो ये जो है, ये रिमिक्स के अंदर ही तुम इंटरेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ विदाउट कोई यूआई लिखे हुए। तो जैसे हम 10 स्टोर करते हैं उस वेरिएबल में, तो ये इधर दिख रहा है ना साइड में, तो ये फंक्शन कॉल हो रहे हैं। देखो या हाँ, इसमें देखो, ये फ्रॉम में ये वाला एड्रेस है, ये ऊपर जिससे जा रहा है, और टू में है कोई और एड्रेस। और इसमें गैस फीस देख सकते हो तुम, ये गैस फीस है। और इनपुट, वो सब चीज़ की ये वाला नंबर, जो इसमें फंक्शन का वेरिएबल नेम था ना नम, ये वो है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रांजैक्शन में कैसा हो रहा है, बट पता होगा तो अच्छा रहेगा। तो अब जैसे हमने इसको क्लिक करा था तो 10, अगर हम रिट्रीव करेंगे तो 10 आना चाहिए आउटपुट। तो रिट्रीव वाला कॉल हुआ तो ये इधर दिख रहा है ना, ये 10, हम्म। कौन सा 10 पार्ट आ रहा रिपीट करना है सुशांत? सर रिपीट लिखा उसने। है। हाँ, जूम इन अ लिटिल बिट। अब दिख रहा है, दिख ही रहा हो। तो हाँ, बेसिकली ये जो यू इन 256 है, ये इंट है 256 बिट का, और कोई तो सिंटेक्स है नहीं इसमें। ये बेसिकली पब्लिक मॉडिफायर होता है, ये थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। बट ये तुमको पता चल गया ना कि आ, क्या हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, कि ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम इस फंक्शन से स्टोर कर रहे हैं और इससे रिट्रीव कर रहे हैं बस। और सिंटेक्स तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है सी प्लस प्लस से, तो सबको समझ आ ही रहा होगा। आ रहा है ना? कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो बोल दो, कोई कीवर्ड एक्सेट्रा। रिप्लाई भी नहीं कर रहे यार। नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया क्या? अब ये बेसिकली सिंटेक्स है सोलिडिटी का वर्जन डिफाइन करने के लिए। वो पार्ट नहीं है, वो तुम थोड़ा इग्नोर भी कर दोगे आई थिंक, नहीं वो शायद ज़रूरी होता है। वो बेसिकली ये डिफाइन करता है कि इसको सॉलिडिटी के इस वर्जन ऑफ कंपाइलर पे ही हाँ रन करना है। तो बेसिकली डिफरेंट कंपाइलर वर्जन्स पे डिफरेंट सिंटैक्स का रहता है। हाँ। अपडेट होती रहती है ना लैंग्वेज, इसलिए। पब्लिक का यूज़ क्यों हुआ? मतलब वो सब तुम अभी के लिए इग्नोर मार लो, बट पब्लिक प्राइवेट फंक्शंस तो तुमको पता ही होंगे ना, लाइक। अरे बता ही दो ना। हाँ हाँ, पब्लिक चल ठीक है। पब्लिक फंक्शन मतलब कोई भी यूज़र, तुमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया है, तो कोई भी यूज़र आके वो पब्लिक फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। दैट इज़ पब्लिक। प्राइवेट फंक्शन कोई भी यूज़र एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, तुम इंटरनली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो तुमको कोई तुमको बेसिकली यूज़ यही है कि तुमको मोर रीडेबल कोड, मोर बेटर कोड एक्सेट्रा लिखना है ना। तो तुमने पब्लिक फंक्शन को सिंपल से रख दिया और अंदर तुम ढेर सारे प्राइवेट फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो। प्राग्मा सॉलिडिटी अभी बताया, कंपाइल सॉलिडिटी कंपाइलर का वर्जन बताने के लिए। यू आर सेइंग कि हम नंबर स्टोर कर रहे हैं देन रिट्रीव कर रहे हैं कोड में। हाँ, नहीं वही तो दो और ये, फंक्शन है। एक स्टोर हाँ, करने के लिए, एक रिट्रीव करने के लिए। स्टोर में हम अपडेट कर रहे हैं, रिट्रीव में हम बस वो रिटर्न कर दे रहे हैं जो नंबर है।
ये चार टाइप के मॉडिफायर्स होते हैं: पब्लिक, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। पब्लिक जैसा उसने बताया कि मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। एक्सटर्नल का मतलब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेस नहीं कर सकते उस फंक्शन को, बट बाहर कहीं पे भी कर सकते हो, लाइक यूआई से कॉल और एक्सेट्रा। इंटरनल का मतलब है कि तुम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में ही एक्सेस कर सकते हो, और जहाँ पे वो इंपोर्ट या फिर डिराइव हुआ हुआ होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और प्राइवेट का मतलब है कि सिर्फ तुम इसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर सकते हो। वो मैंने स्टोरेज। पब्लिक प्राइवेट से इसलिए बताया क्योंकि ठीक है, बाद में तुम ये ऐसे भी सीखोगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट्स को इनहेरिट वगैरह कर सकते हो। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट में तुम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर रहे हो, तो उसके लिए भी हाँ। एक्सटर्नल इंटरनल वगैरह यूज होता है। इसलिए मैंने सिंपली प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट बताया था, वो सब छोड़ दो। हाँ। ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली एक क्लास समझो, जो होता है ना सी प्लस प्लस में, कि तुम इसको इनहेरिट और वो सब भी कर सकते हो। जैसे तुम सी प्लस प्लस में लिखते हो कि स्ट्रक्ट प्लेयर, तो स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट का मतलब है कि तुम एक स्ट्रक्ट बना रहे हो, प्लेयर उस स्ट्रक्ट का नाम दिया है तुमने। तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जिसका नाम स्टोरेज है। सेम ही तो होता है यार, देखो, ये सी प्लस प्लस वाला सिंटेक्स है। इधर होता है कॉन्ट्रैक्ट उसका नाम, और इधर तुम वेरिएबल डिफाइन करते हो, और इधर फंक्शन। तो एकदम सेम ही तो है विल स्टोर एंड सिंटेक्स। री बोथ कॉस्ट मनी टू रन। जो हमारा कोड है उसमें स्टोर में मनी लगेगा, क्योंकि उसमें तुम स्टेट चेंज कर रहे हो, तो उसमें कंप्यूटेशन लग रहा है। रिट्रीव में तुम बस स्टेट को व्यू कर रहे हो, तो उसमें मनी नहीं लगेगा। हम्म। लेकिन वो डिपेंड करता है, हो सकता है तुमने रिट्रीव फंक्शन कुछ ऐसा लिखा जिसमें कुछ कंप्यूटेशन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो ऐसा भी हो सकता है। बट इस पर्टिकुलर कोड में नहीं लगेगा। हाँ, ये फंक्शन समझ में आ गया ना। अब थोड़ा एडवांस आके जो हमारा टैब का बैकएंड लिखना स्टार्ट करें। हम्म। अब सबको सब चल। क्लियर है ना? हाँ हाँ। तो अपन बना क्या रहे हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसमें प्रपोजल्स होते हैं और उस पर वोटिंग्स होती है। तो हाँ, मतलब अपन उसका बैकएंड बनाते हैं अभी। तो प्रपोजल्स बेसिकली हो सकते हैं कि गीक हेवन का नेक्स्ट इवेंट कौन सा करा है, ये एक एग्जांपल है, लाइक। तो तुम्हारा जितने भी लोग हैं गीक हेवन कम्युनिटी में, वो सब लोग वोट करते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो सब डिसाइड, मतलब वैसे डिसाइड करते हैं। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट लिखता है। ठीक है। तो बेसिकली इसको वोटिंग कर दो। आ, अब देखो, एक होता है मैपिंग। तो ये जो सी प्लस प्लस में मैप होता है ना, वही सेम चीज़ है एग्जैक्टली, जो सी प्लस प्लस में हम डिफाइन करते हैं की और फिर वैल्यू। तो वैसे ही सेम है कि एड्रेसेस की, और जो बूल है वो वैल्यू होगी। और फिर हम इसका मॉडिफाई लिखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट या फिर क्या होगा। ठीक है, ये वोटर्स हो गया। ये बेसिकली तुम इसको वोटर लिस्ट जैसे मान सकते हो। और क्या इसके अलावा होगा स्ट्रक्चर। एक चॉइसेस का स्ट्रक्चर बना देते हैं, उससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल बना देते हैं। प्रपोजल आईडी। जैसे तुम सी प्लस प्लस में एक स्ट्रक्ट डिफाइन करते हो, वैसे ही सेम चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके अभी मेंबर सेट कर रहे हैं, एक इंटीजर है आईडी, एक स्ट्रिंग है प्रपोजल। ये सब आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। बस हाँ। सिंटैक्स कुछ कुछ चीज़ों में स्लाइटली डिफरेंट है, बाकी सब सेम ही है। हम्म। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रपोजल है, उसका स्ट्रक्चर बना है जिसमें आईडी है, ये है इंट 256 बिट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और ये जो है ये है एरे ऑफ चॉइसेस, लाइक दी चॉइस स्ट्रक्चर, जो कि अब हम लिखेंगे। इसमें एक आईडी हो जाएगी। और वोट स्टोर कर लेंगे इसमें, बेसिकली चॉइस में, कि इस चॉइस को कितने वोट्स मिले। तो प्रपोजल समझ में आ गया ना कि प्रपोजल क्या है और चॉइसेस क्या है। इतना पार्ट समझ में आया ना सबको, कि क्या हो रहा है इसमें, कि हम बहुत सारे प्रपोजल डालेंगे,
फिर उसकी वोटिंग कराएंगे कि कौन सी चॉइस, जिस चॉइस पे सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही मतलब विनर होगा। हाँ, यूइंट इज बेसिकली इंट 256 बिट, हाँ ऐसा ही। वही। यू इंट का मतलब है अनसाइंड इंट, अनसाइंड हाँ, इंटीजर अनसाइंड। तुमको पता होगा कि। और 250 अनसाइंड इंट में सिर्फ वो होता है, ठीक है। और 256 का मतलब 256 बिट्स। और फिर एक टाइम पे बहुत सारे प्रपोजल्स हो सकते हैं तो उसको मैप कर लेते हैं। 256। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लाइक इसको ऐसे ही कंटिन्यू करें या फिर कोई बेटर वे लाइक करने का, लाइक एक्सप्लेन करना और ये सब। ऐसे ही कंटिन्यू करें क्या, समझ में आ रहा है साथ साथ में। कोई फॉलो अलोंग कर रहा है, इसको कोई डाउट है तो पूछो। हाँ देख, जब क्योंकि प्रपोजल के अंदर चॉइसेस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हर प्रपोजल में चॉइस होगा ना कि जैसे होगा कि एक ऐसा प्रपोजल है कि गीक हेवन का नेक्स्ट इवेंट कौन सा करें, तो उसके ऑप्शंस हो गए कि सीसी का कॉन्टेस्ट कराओ, वेब का कॉन्टेस्ट कराओ, ऐप का कॉन्टेस्ट, या फिर ब्लॉकचेन का कॉन्टेस्ट। तो बेसिकली ये सब वो चॉइसेस है। हाँ तो बेस ये जो है ना, ये इसका सिंटेक्स है मैप का। जैसा सी प्लस प्लस में होता है ना, वही सेम मैप है, इसमें ये की है और ये वैल्यू है। तो हाँ, की। और जो हाँ एड्रेस है ना, हाँ बोल बोल। चल, जो एड्रेस है ना वो तुमको बताया था ना, जो इथेरियम एड्रेस होता है, ये उसका देख वो है नेम। वो की है और बूल वैल्यू है, बूल मींस बुलियन, ये तो तुमको पता ही है। तो एड्रेस टू बूल ये मैप कर रहा है, मतलब तो ये मैप स्टोर करेगा कि किस यूजर ने वोट कर दिया है, ऐसा कह सकते हो मतलब। हाँ, और सारे सिंटेक्स को वन बाय वन। ठीक है, और मतलब इसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है सॉलिडिटी में, लाइक सारे बताने तो अभी नहीं हो पाएंगे, तो देख लेना बाद में। तुम एक ये वाली वेबसाइट ले लो या सॉलिडिटी बाय एग्जांपल्स, बहुत मस्त वेबसाइट है। इसमें तुम जैसे हेलो वर्ल्ड फर्स्ट ऐप, ये जैसे ओपन करते रह कर सकते हो, ऐसे देख 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 के सीख सकते हो। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसमें अब हमको एक और बनाना पड़ेगा प्रपोजल आईडी। ये हमको नेक्स्ट प्रपोजल आईडी ये इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जो नेक्स्ट प्रपोजल आईडी वो स्टोर कर सके इसमें। जैसे फर्स्ट जब हम बनाएंगे तब इसकी वैल्यू 1 होगी और फिर इंक्रीज होती जाएगी। तो बेसिकली उसकी लेंथ निकालने के लिए प्रपोजल्स की। और एक और चाहिएगा हमको एड्रेस, एड्रेस जो कि होगा पब्लिक और एडमिन। तो हमको ऐसे कुछ फंक्शंस बनाने हैं जो कि सिर्फ जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करे ना, सिर्फ उसी लाइक वही एक्सेस कर पाए। जैसे ऐड वोटर्स का जो फंक्शन है, वो हम सिर्फ चाहते कि एक ही बंदा जो है वो ऐड कर सके। बाकी अगर हमने पब्लिक फंक्शन कर दिया कि कोई भी ऐड कर सकता है, तो कोई भी अपनी कम्युनिटी में किसी को भी ऐड करके वोट मतलब वोट काउंट इंक्रीज कर सकता है, राइट। जैसे गीक हेवन कम्युनिटी में बस कुछ ही लोग हैं, अगर हमने उस फंक्शन को पब्लिक कर दिया, सिंस लाइक ब्लॉकचेन में कोई भी ओनर नहीं होता तो कोई भी ट्रिगर कर सकता है उस फंक्शन को। तो लाइक कोई भी उसमें ऐड हो सकता है वोटर लिस्ट में, एंड लाइक हमारे जितने प्रपोजल के चॉइसेस हैं और वोट्स हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसलिए हमको एडमिन हाँ देना ज़रूरी हो। ये समझ में आया ना कि एडमिन की क्यों ज़रूरत है। ठीक। फिर अब हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ठीक है, तो जो हमको एडमिन है ना, लाइक कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है ये तो सबको पता होगा, जब फर्स्ट टाइम ये वाला जब ट्रिगर होगा वो वोटिंग।
क्लास। कंस्ट्रक्टर तभी लाइक ये सी प्लस प्लस में भी होता है कि जब हम ये वाला क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं तब वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या चीज़ है, मैसेज डॉट सेंडर। तो ब्लॉकचेन मतलब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं, लाइक मैसेज। मैसेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक मैसेज डॉट वैल्यू, मैसेज डॉट सेंडर। तो मैसेज डॉट सेंडर वो होता है कि जो इस ट्रांजैक्शन को जिसने ट्रिगर करा वो वाला आदमी होता है मैसेज डॉट सेंडर। और मैसेज डॉट वैल्यू होता है कि इसमें वैल्यू कितनी है। अगर तुम स्वैप कर रहे हो कुछ चीज़, तो मान ले एक मैटिक को यूएसडी में एक ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। और ऐसा एक और होता है लाइक ब्लॉक। ब्लॉक में टाइम स्टैम्प होता है सबसे मेन, तो कि ये समझ में आया ना। चलो ठीक है। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, ऐड फोटोज, जो कि इनपुट लेगा एड्रेस का एरे, जो कि सिर्फ हम ये तुमको बताया था ना एक्सटर्नल का मतलब, कि सिर्फ बाहर इस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर ही एक्सेस कर सकते हैं इसको, क्योंकि ऐड फोटोज हम इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ नहीं ले रहे। तो ये मॉडिफायर यूज़ करना सबसे सही होगा। एंड हम चाहते हैं कि ये वाला सिर्फ एडमिन ही यूज़ कर सके, तो ओनली एडमिन। और ये हमको मॉडिफायर अभी डिफाइन करना पड़ेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि मॉडिफायर कैसे बनाते हैं। हम्म, तो इसको हटा दो। हाँ, तो ये इतना समझ में आया कि क्या है। ये ओनली एडमिन जो है, ये हम एक मॉडिफायर बना रहे हैं। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा उससे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि मैसेज डॉट सेंडर जो है वो एडमिन है ना। तो ये रिक्वायर वाला तो पता होगा ना सबको, कि रिक्वायर में हमेशा अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तभी इसके आगे जाता है, और अगर नहीं होती तो ये वाला एरर थ्रो कर देता है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर वो 23-24 में जो आपने कंस्ट्रक्टर और फिर एडमिन लिखा है ना, उसका यहाँ सिग्निफिकेंस क्या है? 23 24 ये। यस सर। हाँ, तो जब भी हम ये डिप्लॉय करेंगे ना, तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है ना। तो हमको ये एडमिन उसी बंदे को सेट करना है जिसने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करा है। तो जो आदमी डिप्लॉय कर रहा है तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तब हमने एडमिन सेट कर दिया कि जो मैसेज डॉट सेंडर है उस समय उसको डिफाइन कर दो, उसको ये असाइन कर दो एडमिन रोल वेल। और सर 18 में भी प्रॉब्लम था, 18-19 में मुझे। हाँ, 18। तो 18 बेसिकली है कि हम एक मैप बना रहे हैं, जिसमें लाइक ये बेसिकली मैपिंग हो रही है कि प्रपोजल आईडी से प्रपोजल का मैप कर रहे हैं। कि अगर जैसे 1 को हम किसी प्रपोजल से मैप कर रहे हैं बस। ये अभी बाद में यूज़ आएगा, क्योंकि जब हम कोई भी वोट कास्ट कर रहे हैं ना, तो हम एक प्रपोजल आईडी पास कर देंगे उस समय, और फिर एक डायरेक्टली चॉइस और वोट काउंट इंक्रीज कर लेंगे। सर जब आप कोड लिख रहे हैं तो फिर साइड में कमेंट लिख के भी मतलब इम्पोर्टेंट जो है वो कर सकते हैं, उससे हेल्प हो जाएगा।
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आ, ठीक है, इधर लिख देते हैं मैप ऑफ। ये तो ठीक है यार। अभी जितना लिखा है एक बार कॉपी पेस्ट कर देंगे। हाँ हाँ, मैं डाल रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने चैट में, देख लेना। ठीक है, और कुछ डाउट है क्या अभी तक जितना हुआ है? ठीक है, तो अब देखते कि फॉर लूप कैसे दिखते हैं इसमें, सॉलिडरी में। एकदम एग्जैक्ट सेम सिंटेक्स है। आई डोंट थिंक कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, नहीं है ना? तो जैसे ये मैंने बताया था कि ये बेसिकली एक वोटर लिस्ट है, ठीक है ना? तो अपन को ये वोटर्स को ऐड करना है, तो मैंने क्या कर दिया कि इन वोटर्स का जो एड्रेस है उसको सेट कर दिया ट्रू को इस वोटर लिस्ट में। तो अब हम जब भी आगे से वोटर चेक करेंगे कि वो लिस्ट में है कि नहीं, लाइक दी मैप में है कि नहीं, तो हम डायरेक्टली इस ट्रू वैल्यू से लाइक कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। अ, अब हम फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट प्रपोजल। ठीक है, तो इसमें जैसे ये चार फील्ड्स है ना, ये चारों चाहिए हमको। इसमें शायद एक और फील्ड ऐड करें क्या, जो int 256 एंड टाइम स्टैम्प। ठीक है। हम्म, तो ये पांच है, ये पांच हमको इनपुट में चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रिंग यूनिट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो 48th लाइन में एक्सटर्नल ओनली एडमिन लिखने का मतलब क्या है? हाँ, एक सेकेंड।
हाँ, तो ये वाला पूछ रहा था ना, तो देख, एक्सटर्नल जो है ना वो एक मॉडिफायर है। ये मैंने चैट में डाले। देख, 4 टाइप के मॉडिफायर्स होते हैं, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से ही कॉल हो सकता है, लाइक फ्रंट एंड या फिर किधर से ही कॉल हो सकता है। और जो ये एडमिन है ना, ओनली एडमिन, ये भी एक कस्टम मॉडिफायर है जो कि हमने इधर डिफाइन करा है। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो उससे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जिसमें हम चेक करेंगे कि मैसेज और सेंडर जो है वो एडमिन के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर पाए। ठीक है, समझ गया? यस सर। ठीक है, और सेम इसमें ही होगा, लाइक पब्लिक ओनली एडमिन, ऐसा। लाइक इसको भी एक्सटर्नल कर सकते हैं कि सिर्फ बाहर से और एडमिन ही क्रिएट कर सके इस प्रपोजल्स को। ठीक है। आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। ठीक है। नेक्स्ट प्रपोजल आईडी। अब सबसे पहले करते हैं प्रपोजल्स ऑफ। ये 4 लाइन समझ में आ गए ना? ये तो नॉर्मली असाइन कर रहे हैं, ठीक है ना? कि प्रपोजल जो है, ये एक मैप है जो कि मैप कर रहा है प्रपोजल आईडी को प्रपोजल से। तो हमने एक जो नेक्स्ट प्रपोजल आईडी है उसमें हमने आईडी डिफाइन कर दी, प्रपोजल जो है डिस्क्रिप्शन और एंड टाइम स्टैम्प, और इधर हम प्रपोजल की जो आईडी है उसको प्लस प्लस कर रहे हैं ताकि ये हमेशा यूनिक रहे। ठीक है। चलो, सही है। और हमको अब चॉइसेस का। ठीक है, चलो, ये मेरा क्वेश्चन है कि अब हमको इसमें, तुमको मालूम है ना कि प्रपोजल जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें ये चॉइसेस भी है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हमको इस वाले मैप में करना है, तो हम कैसे करेंगे? लाइक कोई भी फाइल केस कि कैसे तुम सी प्लस प्लस में कैसे करते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग में है और हमको स्ट्रक्चर बनाना है इस स्ट्रिंग से, तो कैसे करते हैं? लाइक स्ट्रिंग ऑफ, ये ले लो यार, एरे ऑफ स्ट्रिंग। भाई, छोड़ो यार, डायरेक्ट इसी से। सर स्ट्रक्ट इन टाइप करते हैं और उसको एक फंक्शन ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, फिर इंट मैन करके कॉल कर लेते हैं उसके वापस। लाइक तुम एक फंक्शन बनाते जिसमें तुम ये हर एक एरे की वैल्यू पास करते जो कि रिटर्न करता चॉइसेस ना, ऐसे ही कुछ ना? हाँ मतलब मैं करना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्ट और फिर फंक्शन और फिर उसके अंदर एरे और फिर उसके बाद इंट मैन करके उसे वापस कॉल कॉल करते हैं। हाँ, मतलब इतना मेहनत ही क्यों करना? ये देख कि जैसे प्रपोजल ऑफ आईडी डॉट चॉइसेस है, इसमें पुश कर दो डायरेक्ट चॉइस बना के। इसमें आई, चॉइस ऑफ आई जो है उसका जो स्ट्रिंग वैल्यू और नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो इनिशियली 0 हो जाएंगे। सी प्लस प्लस में भी तो ऐसे ही करते ना।
हाँ। सिंटेक्स एग्जैक्ट सेम होता है like, और लाइक इसमें जो ऑर्डर है वो भी सेम रहेगा। ठीक है ना यार, इतना समझ में आया ना तुमको? ये वाला फंक्शन में किसी को डाउट है क्या? सर मुझे एक पूछना था कि अच्छा बैक कीजिए ना। हाँ। हाँ, ये कि फंक्शन क्रिएट प्रपोजल मीन्स दैट ये जो डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शन के लिए जो हम लोग कोड कर रहे हैं, तो इसमें जब प्रपोजल की बात आ रही है तो बेसिकली हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो दूसरे को कैसे फॉरवर्ड हो एक ब्लॉक के रूप में, उसके लिए ना ये कोड है, जैसे क्रिएट प्रपोजल, स्ट्रिंग प्रपोजल। क्या? नहीं समझ में नहीं आया, तेरा क्वेश्चन वापस बोल। नहीं, जैसे जो 47 से 50 आपने जो कोड लिख रहे हैं ना। हाँ। अच्छा हाँ 50, हाँ। तो हाँ, हाँ। तो उसका उसका सिग्निफिकेंस बताइए ना। जैसे हम एक इसका एक यूआई बनाएंगे, ठीक है ना? तो हम इस यूआई में ये फंक्शन कॉल करेंगे। तो हम ये फंक्शन में ये सारे पैरामीटर्स जो है वो पास कर सकते हैं। और जब हम पास करेंगे तो इधर लाइक बैकएंड में ये सारी चीज़ें स्टोर हो जाएगी। समझ में? क्या चीज़ समझ नहीं आई जो तू लाइंस की बात कर रहा है वो बेसिकली जैसे सी प्लस प्लस पैरामीटर्स। में तुम फंक्शन डिफाइन करते हो ना कि तुम लिखते हो कि इंट, पहले उसका तुम रिटर्न टाइप लिखते हो, फिर फंक्शन का नाम लिखते हो, फिर ब्रैकेट में पैरामीटर्स लिखते हो। वैसे ही इसका सिंटैक्स ये है कि फंक्शन क्रिएट प्रपोजल, फिर ब्रैकेट में तुमने पैरामीटर्स लिखे हैं, उनके वेरिएबल्स लिखे हैं। उसके बाद फिर एक्सटर्नल का मतलब है कि वो बाहर से एग्जीक्यूट होगा। ओनली एडमिन का मतलब है कि कोई बस एडमिन ही चलाएगा। ये है, उसके बाद तुमने कर्ली ब्रेसेस लगा के तुमने उसको आगे वो कर रखा है, डिफाइन कर रखा है फंक्शन। ओके सर, समझ गया सर। हम्म। ठीक है यार, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया यार। ठीक है, चल क्या करें? चलिए वोट वाला फंक्शन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना? तो ये जो वोट वाला फंक्शन है, इसमें हम पास करेंगे प्रपोजल आईडी और चॉइस आईडी। ठीक है ना? ये दो वेरिएबल पास कर लेंगे। और एक्सटर्नल का तो मतलब तुमको पता ही है अब तक। तो हम सबसे पहले चेक करें कि जो वोटर लिस्ट है हमारी उसमें मैसेज डॉट सेंडर है कि नहीं, मतलब ट्रू है ना, तभी मतलब वोटर लिस्ट में वो है। ये हम चेक कर रहे हैं। और उसने अभी तक वोट नहीं दिया है। तो ये हमने ओ, ये मैंने 2D अरे नहीं बनाया क्या? हाँ नहीं बनाया। सो ये बेसिकली एक 2D एरे है जो कि मैप कर रहा है वोटर वोटर के एड्रेस को प्रपोजल आईडी और स्टेटस। लाइक जो स्टेटस है अगर वो ट्रू है तो ऑलरेडी वोटेड, एल्स नहीं, कुछ भी नहीं करा। ठीक है ना? तो ये 2D एरे जैसा मान सकते हो इसको, लाइक बेसिकली ये 2D मैप है, बट एरे जैसा मान लो इसको। लाइक सॉलिडिटी में एरे का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम मैप यूज़ करते हैं सबके लिए। ये वाला समझ में आया ना कि ये चीज़ क्या कर रही है? ऑलरेडी में एरे होता है यार, क्या बोल रहा है? जो तूने चॉइसेस का एरे नहीं बनाया तूने स्ट्रक्ट में। ओह फक, हाँ। एरे होता है। लेकिन जो हम यूज केस 2D चाहिए एरे उसके नहीं लिए होता। मैपिंग बेटर है। नहीं 2D एरे नहीं होता। कुछ तो नहीं होता यार। 2D एरे क्यों नहीं होता यार? यार हमारा जो यूज केस है उसके लिए मैपिंग बेटर है ना। हाँ वो तो है, बट किस में नहीं होता यार? सोलाना में नहीं होता क्या? अभी इरेलेवेंट है अभी आगे यहाँ पर शायद उसमें नहीं होता। ठीक है हाँ। तो अब हम इधर चेक कर रहे हैं कि बेसिकली कि उसने वोट करा तो नहीं है पहले तो। वोट्स मैसेज डॉट सेंडर और प्रपोजल आईडी। तो अगर ये फॉल्स है तो मतलब ने वोट नहीं करा है, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए
कि वो हमेशा फॉल्स ही रहना चाहिए, ठीक है। और जो ब्लॉक का टाइम स्टैम्प है वो लेस देन होना चाहिए जो एंड टाइम स्टैम्प है, ठीक है। ये तीन कंडीशन समझ में आ गया ना? भाई बोलो यार। अप्लाई कर दो चैट में अगर समझ तो से सर आया। आप जो टोडी एरे की बात कर रहे थे ना, उसके बाद से कंफ्यूजन होने लगा आपने जो कोड लिखा। हाँ हाँ, मतलब ये कौन एक सी बेसिकली लाइंस? सर ये ये जो 31 32 33। हाँ, तो ये बेसिकली लाइक 2D मैप है जिसमें जो ये फर्स्ट की है ये है वोटर का एड्रेस जो कि मैप कर रहा है प्रपोजल आईडी और उसका स्टेटस। अगर स्टेटस ट्रू है तो मतलब उसने वोट ऑलरेडी वोटेड है, एल्स उसने वोट नहीं दिया है। तो ये बेसिकली ये मैप है इसके अंदर एक और। ठीक है ना, दो तीन जगह वो वेरिएबल के नाम में दिक्कत थी, तो ये एक बार चैट में भेज देता हूँ। अरे क्रॉप हो गया। एक गूगल डॉक बना के शेयर कर दो क्या? ठीक है ना, तो एक बार उसको देख लो कि कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो अभी। इतना शायद इनफ है यार आज के लिए। इसको डिप्लॉय करके हाँ हाँ, डिप्लॉय। ट्रांजैक्शन रन करके दिखा दे। तो डिप्लॉय किस पे कर रहा है बाय द वे? टेस्टनेट पे? ये तो इन्हीं के वॉलेट पे या तो अपने खुद के उसमें करो क्या? खुद के उससे कर लेता हूँ। देख ले, मतलब तू किसी पे फिर वो कर सकता है ना, हाँ हाँ, मतलब व्यू वो कर सकते। ईथर स्कैन वगैरह पे पूरा ट्रांजैक्शन दिखा सकता है तू। हाँ, इस पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिकली लाइक टेस्ट नेटवर्क है, तो उसमें फ्री में सब हो जाता है। तब तक तुम ये लोग इसमें बता दो यार किसी को कुछ डाउट हो तो। प्लीज गो स्लो विद द रनिंग प्रोसेस। लाइक इस वाले टैब में आओ, कंपाइल करो। इस वाले टैब में आओ। तुमको तुमको एक बार ये साथ में करना है क्या? ऐसा करो, ये वाला पूरा कॉपी करो, इधर आके रिमिक्स में आके पेस्ट करके कंपाइल तक करो एक बार। हमने इंजेक्टेड वेब थ्री वो कर रखा है, वो तुम मत करो क्योंकि तुम्हारे पास हाँ बैलेंस होगा नहीं। हाँ। तुम वो जावास्क्रिप्ट वीएम वाला ही कर लेना। हम्म।
हम इसलिए कर रहे हैं कि तुमको थोड़ा बेटर दिखा पाए। ठीक है, कंपाइल तक कर लिए क्या? हाँ, तो तुम सब ये वाला यूज़ करना, जावास्क्रिप्ट, और कोई भी लाइक अकाउंट करके डिप्लॉय कर दो बस। तो तुम्हारा यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा बस, तुम्हारा डिप्लॉय हो गया बस। इसे डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारा भी ऐसा कुछ आ रहा होगा कि डिप्लॉयड कॉन्टेक्ट्स में जाके ये एरो आ रहा होगा, जिससे तुम ऐड वोटर्स और ये सब कर सकते हो। ठीक है, और डिप्लॉय हो गया ना सबका? ये इसमें, इसके इंटरफेस में एड्रेस कैसे पास करेंगे? ऐसे होता है क्या? लाइक किसी भी फाइल में कॉपी पेस्ट कर लो अभी के लिए, लाइक स्टोरेज डॉट सोल में कर लो। हाँ, तो बेसिकली ये देखो, मैंने ये जो ऐड वोटर्स वाला फंक्शन है, इसको लाइक ट्रिगर करा, जिसमें ये पास करा है कि एरे ऑफ एड्रेसेस, तो हमको एड्रेस जो होता है वो स्ट्रिंग में पास करना होता है। ठीक है। ठीक है, तो वोटर ऐड हो गया। अब हम जो एडमिन फंक्शन जो हमने बनाया था ना, तो लाइक जो एडमिन जो ये वैल्यू, इसको भी हम देख सकते हैं कि कौन है एडमिन। हाँ, तो ये वाला मैंने क्रिएट प्रपोजल फंक्शन ट्रिगर करा है, ये सब वैल्यूज डाल के कि
सबसे पहले तो प्रपोजल नेम, प्रपोजल डिस्क्रिप्शन, चॉइस की वैल्यूज़ एंड जो एंड टाइम स्टैम्प है इसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया अभी के टाइम स्टैम्प से, ताकि हम जब वोट करें तब असली में वोट हो। और तुम ये देखते रहोगे ना इसमें, तो तुमको पता लगता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है। इसका भी लिंक भेज देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन देखोगे वो होगा अकाउंट क्रिएशन का, फिर हमने जो वोट वाला फंक्शन इन्वोक करा है वो वाला दूसरा ट्रांजैक्शन है, और जो ये थर्ड ट्रांजैक्शन है ये है क्रिएट प्रपोजल का। और फिर हम वोट भी कर सकते हैं वोट आईडी से, अगर वन को वन। लाइक ये पूरा इंटरेक्शन समझ में आ रहा है ना कि कैसे चल रहा है काम। भाई कितने लोग बचे? 28। डिप्लॉय वाला फिर से बता दो। कौन सा वाला पार्ट नहीं समझ में आया? पूरा? अरे बोल भाई, पूरा बता देंगे। हाँ, तो हमने ये एंड टाइम स्टेप पे ये है कि इलेक्शन या फिर जो पूरा वोटिंग है फॉर दिस प्रपोजल कब एंड होगा। तो कभी जब ये वाला टाइम स्टैम्प होगा इसके बाद हम वोटिंग ही नहीं, लाइक वोट ही नहीं दे पाएंगे किसी भी चीज़ को। तो ये इसका हमने इधर चेक भी लगा रखा है कि ब्लॉक का जो टाइम स्टैम्प है वो हमेशा छोटा होना चाहिए कि एंड टाइम स्टैम्प के। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर आपने जो भी लिंक भेजी है ना उसमें उसको जब मैं ओपन कर रहा हूँ ना तो उसमें लिखा रहा है कि दिस चैलेंज पेज वाज एक्सीडेंटली कैच्ड एंड इज नो लॉन्गर अवेलेबल। और मैंने सुबह में जब अपना मेटा मास्क भी ओपन किया था ना तो जब वो जो स्क्रीनशॉट खींचने वक्त जो टास्क करना था ना उसमें भी यही आ रहा था। इसमें लिखा रहा है DDoS प्रोटेक्शन बाय क्लाउड फ्लेयर। ये वाला एड्रेस की बात कर रहा है ना तू? हाँ, जो आपने अभी चैट में न्यूली पोस्ट किया ना उसी लिंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो नॉर्मली etherscan.io खोलियो, सेम इशू आ रहा है। नहीं, वो सिर्फ पता नहीं मेरे में क्यों आता है क्योंकि पता नहीं यार। क्लाउड फेयर। एक बार जो मैसेज आ रहा है वो भेजना। ओके सर। एक्सप्लेन कर दे तब तक आएगा, वो पूछ रहा है प्रपोजल आईडी चॉइस आईडी। हाँ, तो जैसे ये जो वोट फंक्शन हमने बनाया था ना, तो इसमें दो चीज़ हमने पास करी थी। एक तो था प्रपोजल आईडी कि किस प्रपोजल के लिए हम वोट कर रहे हैं, और जो चॉइस आईडी है वो कि इस प्रपोजल में कौन सा चॉइस है हमारा। तो इसका हमको पूरा एक यूआई भी बनाना पड़ेगा कि लाइक कैसा ये पूरा चीज़ काम करेगा। क्या दिस चैलेंज वाज एक्सीलेंटली। तेरे लैपटॉप में कुछ टाइम का इशू तो नहीं है कि क्लॉक टाइम आउट ऑफ सिंक प्रोबेबली? मैं नेट पे एरर सर्च किया तो यही सब कुछ कह रहा है। तो अभिषेक, लाइक तू बोल रहा है ना वोट कैसे करना है, तो वही कि प्रपोजल आईडी डालना है और चॉइस आईडी डालना है और बस लाइक फंक्शन एक्सक्यूज कॉल मी करना सर। है। जी। सर जब आप लोग क्लास एंड करेंगे तो फिर मैं अपना मतलब शेयर कर दूंगा तो आप मुझे बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा हाँ हाँ। हाँ ठीक है। एंड एंड में। हाँ हाँ। हाँ हाँ,
वैसे ओके लाइक हो गया यार पूरा। एंड ही है मोस्टली। हाँ, और यार एक बार ये वाला देख लो यार, बिल्ड स्पेस का, जब यूआई बनाना हो ना। ये सारी लिंक्स दे देंगे रिसोर्सेज में अभी। हाँ, कल तुमको और सॉलिडिटी के लिए लर्न करने के लिए, फ्रंट एंड लर्न करने के लिए सॉलिडिटी का सारी लिंक्स हम कल प्रोवाइड कर देंगे। फिर तुमको ज़रूरत पड़ेगी आके जो हम फाइनल टास्क जो देंगे उसके लिए। यही वाला था क्या यार वो, शायद से, जिसमें उन्होंने कंटेंट पूरा बनाया था। हाँ, ये इसको एक बार रीड कर लेना, लाइक बहुत छोटा सा ही है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ये तुम्हारा हेल्प करेगा लाइक जो पूरा फ्रंट एंड है ना उसको बनाने में। यही पूरा डॉक शेयर कर देंगे ना। और क्या डालना है? एक तो ये वाला पढ़ना है, और क्या डालना है रिसोर्स में? ये इथर स्कैन वाला भी डाल देंगे। अरे और भी ढेर सारे रिसोर्स कल डाल देंगे, अभी क्या कर रहे हैं। चल ठीक है, हो गया यार, एंड कर दे वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है। और किसी को डाउट है क्या?